श्रीमान ब्रिजलाल सर, बहुत बहुत धन्यवाद उपसभापति महोदय। मैं अपने भाषण की शुरुआत संत शिरोमणि रविदास जी की एक उक्ति के साथ शुरू करता हूं। संत शिरोमणि रविदास जी ने कहा था, ऐसा राज्य चाहिए जहां सबको मिले अन्न, छोटे बड़े सब सम रहें, रैदास हों प्रसन्न। ये हमारे संत शिरोमणि रविदास जी ने कहा था और वही तो अब जो है मोदी सरकार कर रही है। महोदय, जो बजट है जिस पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, द अप्रोप्रिएशन नंबर 2 बिल 2026, इसका थीम क्या है? यह बजट किसान, महिला, वंचित और पिछड़े वर्ग पर विशेष ध्यान दिया गया है इस बजट में, क्योंकि भारत को विकसित भारत बनना है 2047 तक। तो विकसित भारत के लिए जब तक ये वर्ग जो है, वंचित वर्ग है, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े, ये समृद्ध नहीं होंगे, किसान समृद्ध नहीं होगा, महिलाएं सशक्त नहीं होंगी, तब तक विकसित भारत को बनने में दिक्कत होगा। तो महोदय, अब मैं आता हूं इसी पर कि रविदास जी ने कहा सबको मिले अन्न। मोदी जी ने जो प्रधानमंत्री अन्न योजना की शुरुआत की, आज 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को अन्न मिल रहा है। एक गरीब आदमी की क्या, मैं तो गांव का रहने वाला हूं, गरीबी देखी है मैंने। वो दिन देखा है, हमारे गांव में कुछ परिवार थे, हमारे माननीय प्रमोद तिवारी जी बैठे हैं, गोबरेला अनाज खाते थे। महोदय, गोबरेला अनाज जानते क्या होता था? जब बैल से धान गेहूं की मड़ाई होती थी, जौ की होती थी, तो वो बैल वो अन्न खा लेता था, गेहूं, उसके पेट में पूरा पचता नहीं था, वो गोबर के माध्यम से बाहर आता था और उसको गरीब लोग उसको गोबर को पानी में धो करके वो अनाज निकालते थे और उसको खाते थे, गोबरेला अनाज। ये आम बात थी महोदय, मैंने देखा है। तो आज अन्न की चिंता नहीं है, आज कोई भूखा नहीं रह रहा है। तो ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये सुनिश्चित किया कि देश का कोई आदमी भूखा नहीं रहना चाहिए। एक गरीब आदमी की चिंता क्या रहती है? उसको उसके बच्चों को 2 समय की रोटी मिल जाए। रोटी के अलावा वो मकान के बारे में तो सोचता नहीं था, झोपड़ी, कच्चे मकान, उसमें रहता था। लेकिन मोदी जी ने क्या किया? जो उसके साथ प्रधानमंत्री आवास योजना, महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है, अब तक इसमें 11 वर्षों में 3.7 करोड़ मकान बना करके दे चुके हैं और लक्ष्य भी है 4.95, लगभग 5 करोड़ मकान बनाने की। और इसको किसमें बेनिफिशियरी हैं? दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, इन लोगों को महोदय ये आवास मिला है। अब उनको आवास की चिंता नहीं है, आवास के मालिक महिलाएं हैं, उनको सम्मान मिला है। तो सर, ये गरीबों के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, तो मकान की चिंता ये प्रधानमंत्री जी ने किया। इसी तरह से जो शहरी विकास योजना है पूरे देश में, 2015 से अब तक शहर में 1 करोड़ आवास बन चुके हैं और अभी हमारा लक्ष्य है 1.22 करोड़। ये हमें भारत में हम कि कोई आदमी बिना छत के नहीं रहेगा। सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश हमारा सबसे बड़ा राज्य है, 25 करोड़ आबादी है और महोदय इसलिए हमें सबसे ज्यादा लाभ मिला है। और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार है महोदय, अब तक ग्रामीण क्षेत्र में 50 लाख मकान बनाकर दे दिए जा चुके हैं और 60 लाख मकान हम जल्दी वहां पर पहुंचेंगे, उनको देंगे। इसी तरह शहरी क्षेत्र में सभापति महोदय 18 लाख मकान हम लोग दे चुके हैं। देश में कई राज्य में, बंगाल में कई बार गया हूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझे भेजा वहां एट्रोसिटीज की जांच के लिए, तो वहां तमाम जगह जो पीएम आवास योजना का खर्च ही नहीं हुआ है, उनको सबसे बड़ी चिढ़ है कि उसमें प्रधानमंत्री मोदी का नाम आ जाएगा।
पीएम, तो वो सब योजनाएं लागू नहीं की गई। कई लोग कहते हैं साहब क्या करें, हमारे पास जमीन नहीं है। जमीन की कमी नहीं है उपसभापति महोदय, इसको अगर देखना है तो उत्तर प्रदेश में देखिए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार, उन्होंने जो माफियाज थे जिन्होंने सरकारी जमीनों पर, गरीबों की जमीनों पर जो कब्जे किए थे, जांच कराई, आइडेंटिफाई किया, और महोदय अब तक 66,000 हेक्टेयर 1.63 लाख एकड़ ये जमीन माफियाओं से छुड़ा लिया गया है महोदय, जिनकी कीमत करीब है 14,000 करोड़ रुपए। और इन जमीनों का इस्तेमाल क्या हो रहा है? गरीबों के लिए मकान बनाने के लिए, सरकारी योजनाओं को चलाने के लिए। महोदय, इसी में एक शब्द आऊंगा, मैं जरूर बात करूंगा, बुलडोजर। कुछ हमारे विरोधी भाइयों ने उसका बड़ा ही गलत इंटरप्रिटेशन किया है कि साहब कुछ हुआ, बुलडोजर किया और जाकर गिरा दिया। ऐसा नहीं है सर। बुलडोजर के लिए जो कोई अवैध मकान है, सरकारी जमीन पर है, किसी जमीन पर कब्जा करके बना लिया गया है, तब उसके लिए जो प्रक्रिया है रेवेन्यू विभाग करता है, नगर निगम करता है, नगर पालिका करती है, और उसके बाद उसकी जांच होती है, और जांच के बाद नोटिस दे करके तब ये गिराए जाते हैं। और ये जरूरी है विकास के लिए। तो कहीं भी विकास के लिए जमीन की कमी नहीं महोदय, किसी राज्य में, बशर्ते उस राज्य में इच्छा शक्ति हो, सरकार में इच्छा शक्ति उन जमीनों को लेने के लिए जो उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ये जमीनें लिया है। दोबारा मैं दोहराता हूं, 66,000 हेक्टेयर, कीमत 14,000 करोड़ ये जमीनें फ्री कराई गई। और इसमें क्या, किसमें लिया गया? यूपी गैंगस्टर एक्ट जरा पानी लगा, उसमें किया गया। उसमें जो टारगेट किए गए जिनके पास ये जमीनें थीं, उसमें करीब 142 गैंगस्टर। और अभी रिसेंट में जो यही 2025-2026 में, एक नाम नहीं लेना उचित होगा, सहारनपुर का एक माफिया जो बड़ा नजदीक रहा है विरोधी पार्टियों का, उसी से केवल 276 करोड़ रुपए की जमीन अभी अभी मुक्त कराई गई है। प्रयागराज जो इलाहाबाद पुराना नाम है, वहां एक माफिया था जो मारा गया, उससे भी 38 बीघा जमीन लिया गया 100 करोड़ की, और वहां पर गरीबों के लिए मकान बने गए, चाबियां दे दी गई हैं, और उसमें बहुत से बेनिफिशियरी हमारे अल्पसंख्यक हैं। लखनऊ में भी उस कार्यक्रम में शामिल हुआ था। डीजीपी ऑफिस के ठीक सामने कीमती जमीन, वहां गाजीपुर के एक माफिया ने कब्जा किया था, करोड़ों करोड़ों रुपए की, उसको लिया गया, बुलडोजर चलाया गया, और अब वहां गरीबों को मकान दे दिया गया है हजरतगंज, बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी में। तो ये जमीनों की कोई कमी नहीं है सभापति महोदय, वह इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और जो उत्तर प्रदेश में हुआ है। महोदय, आदिवासी के विकास की बात की गई है। कुछ सरकारें ऐसी थी, अगर उनकी चल गई होती तो आदिवासी और गरीब ये भूमिहीन हो गए होते। उत्तर प्रदेश में एक सरकार थी 2004 और 2007 के बीच में, तो ये को बिल ला रहे थे। अभी जो है आदिवासी और दलित की जमीन जब बेचना होता है तो डीएम से परमिशन लेनी पड़ती है, अगर कोई गैर दलित जमीन खरीदना चाहता है। वो इसलिए है, एक प्रोटेक्शन दिया गया है कि इसको भुला समझा करके उसकी जमीन न ले जाए। उस सरकार ने, समाजवादी सरकार थी, उन्होंने एक बिल लाना चाहा कि नहीं साहब, ये डीएम के परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। एक अनुसूचित जाति के मंत्री थे, पिछले मंत्रिमंडल में थे, वो उस सरकार में थे। ही पुट हिज फुट डाउन, ये नहीं होने देंगे। अगर वो हो गया होता तो आज किसी दलित आदिवासी के पास एक
10 गज जमीन भी नहीं होती महोदय। तो ऐसी थी यहाँ, मोदी सरकार तो मकान दे रही है, जमीन दे रही है, दे, और वहाँ ऐसी थी, प्लान बना था कि आज उत्तर प्रदेश का आदिवासी और गरीब जो है उसके पास जमीन नहीं होती। महोदय इतना नहीं, मैं एक मामला बताना चाहता हूं। एक घटना हुई थी महोदय, सोनभद्र मिर्जापुर, हमारे माननीय अरुण सिंह जी रहने वाले वहीं के, वहां पर आदिवासी, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र, कांग्रेस की सरकारों में 70-80 के दशक में उस समय बड़े बड़े कांग्रेस नेताओं के फार्म हाउस थे। एक सतिया कांड हुआ था। क्या क्या हुआ था, बहुत हम पढ़ते थे अखबारों में, उस समय पढ़ते थे। उस समय सतिया कांड, आदिवासी लड़की का रेप और मर्डर। महोदय अभी 2019 में एक कांड हुआ, उसका नाम है उभा, गांव उभा, घोरावल, और वहां पर वो जमीन की जो अवैध जमीन कब्जा किया गया, आदिवासी जोत रहे हैं हमारी जमीन है, उन बेचारों को कुछ पता नहीं। और 1955 से शुरुआत हुई और कांग्रेस के रसूखदार लोग थे और वो उनकी 90 बीघा जमीन आदर्श सोसाइटी बना करके कब्जा कर लिया गया। कब्जा हो गया, उसके बाद 89 उसमें रेवेन्यू अधिकारी भी शामिल थे। और जब आदिवासी गए अपनी जमीन के लिए, जब जमीन के लिए गए तो उन पर हमला किया गया और 10 लोग मारे गए। जब वो पूरी जांच हुई तो पता चला 55 से जो कांग्रेस के लोग थे, रसूखदार लोग थे, उनके कब्जे में था और आदिवासियों को जमीन से वंचित किया गया। तो महोदय ऐसी सरकारें थी जहां हम एम्पावर कर रहे हैं दलितों को, आदिवासियों को, और ऐसी थी जो उनकी जमीनें छीनती थी। सभापति महोदय, मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने गरीबों को, आदिवासियों को, दलितों को कानून बनाकर एम्पावर किया है। क्या है कानून? आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 हटाने में किसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ? दलितों को फायदा हुआ। महोदय 1958 प्रकाश सिंह कैरो साहब मुख्यमंत्री होते थे और बख्शी गुलाम मोहम्मद, कश्मीर के हमारे मित्र बैठे हैं, तब वहां का मुख्यमंत्री कहलाता था प्रधानमंत्री, जिस पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कहा था बलिदान देना पड़ा, एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान और 2 विधान नहीं चलेगा। तो जो बख्शी गुलाम मोहम्मद आए प्रकाश सिंह कैरो के पास कि हमारे पास सफाई कर्मी नहीं है महोदय, हमको दे दीजिए। उन्होंने कहा नहीं साहब, आप लोग उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं करोगे। नहीं करेंगे, ले गए साहब। और अभी जब आर्टिकल 370 2019 में हटा, वो 262 परिवार, उनकी संख्या लाखों में हो गई थी। उन्होंने जो परमानेंट रेजिडेंस का कानून लागू किया, अगर उस वाल्मीकि परिवार का बच्चा पीएचडी कर ले, कुछ भी कर ले, उसको नौकरी मिलती थी सफाई कर्मी की। महोदय इतने दिन से चौथी पीढ़ी उसकी है, उनको विधानसभा में वोटिंग राइट नहीं था। वो पार्लियामेंट में चुनाव दे सकते थे लेकिन उसमें नहीं। तो महोदय ये आर्टिकल 370 जो लाया गया, उसमें सबसे बड़ा जो फायदा हुआ है वो हुआ है दलितों का और आदिवासियों का। एम्पावर किया गया महोदय। CAA, इसमें जो सबसे बड़ा फायदा हुआ, बंटवारा हुआ और उसमें जोगेंद्र नाथ मंडल जो पाकिस्तान के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर बने, बाबा साहब की बात नहीं माने। उन्होंने कहा नहीं साहब, हमारे दलित तो इस्लामिक कंट्री में बड़े अच्छे रहेंगे, और वो चले गए। जिन्ना ने उनको बनाया फर्स्ट लॉ एंड लेबर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और उसके बाद बंद तो गए, लेकिन पाकिस्तानी अपने एजेंडे पाए और वहां जो दलित थे जिनको नमो शूद्र कहा जाता है, उन नमो शूद्रों पर अत्याचार होना शुरू हुआ। 1950 में देश का कानून मंत्री पाकिस्तान के भाग आए महोदय, और भाग आए। उसके बाद दलितों में भगदड़ मची। जिनको नमो शूद्र कहा जाता है, मतुआ कहा जाता है, उनको बंगाल में, बिहार में, पीलीभीत का मैं एसपी रहा हूं, वहां लखीमपुर खीरी में इनको बसाया गया। लेकिन महोदय इनके पास नागरिकता नहीं थी। लेकिन जो CAA 2019 में लागू किया मोदी सरकार ने, उसमें नागरिकता जितनी मिली है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए, उसमें
70 से 75% नागरिकता दलितों को मिली है महोदय। तो इस तरह से कानूनी प्राविधान बना करके दलितों को एम्पावर किया गया है। तो महोदय अब मैं आऊंगा किसान के बारे में, क्योंकि मैं खुद किसान पुत्र हूं। तो इसमें किसानों के लिए जो मोदी जी ने किया है, एक उत्पादकता बढ़ाना, और उत्पादकता बढ़ाने क्या क्या चाहिए, खाद चाहिए, बीज चाहिए। तो महोदय जो 2000 रुपया हर तीसरे महीने मिलता है, 6000 रुपया साल में, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बड़ी कम अमाउंट है, लेकिन महोदय उसके दो फायदे हैं। आज वो गरीब की जिसके पास मान लो 2 बिस्सा जमीन थी, लोग कहते थे कि क्या करेगा, 2 बिस्सा कर नहीं पा रहा, बेच दे। आज उस 2 बिस्सा जमीन के लिए उसको साल में 6000 रुपया मिलता है, तो उसकी जमीन बच गई। और टाइम से छोटे किसानों को खाद और बीज मिल जाता है, उपसभापति महोदय। तो इसलिए अब आती है खाद की बात। आज प्रधानमंत्री जी ने कहा खाद और बीज जो है, खाद ऐसी चीज है जो हम ज्यादातर इंपोर्ट करते थे, लेकिन मोदी जी ने अभी 2024 में सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट झारखंड महोदय 1 मार्च 2024 से उसको चालू किया है। बरौनी फर्टिलाइजर प्लांट है बिहार में, इसको अभी अक्टूबर 2022 में शुरू हुआ है। एक महोदय जहां मैं रहने वाला हूं, मेरे घर के पास है गोरखपुर, वहां एक फैक्ट्री बनी थी खाद की 1968 में जापानीज के सहयोग से। महोदय वहां गैंगवार चला, और नेचुरली गैंगवार जाकर पहुंचा फैक्ट्री में भी। 1990 तक आते आते फैक्ट्री बंद हो गई, मर्डर्स हुए, क्लोज हो गया। जब योगी आदित्यनाथ जी आए तब जाकर वो फैक्ट्री दोबारा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गए, उन्होंने आधारशिला रखी, रिनोवेशन हुआ, और महोदय अब वो गोरखपुर की फैक्ट्री चालू हो गई है, जहां नैनो यूरिया बन रहा है, जो पिछड़ा क्षेत्र ईस्टर्न यूपी है उसकी आपूर्ति कर रहा है। इसी तरह महोदय रामागुंडम फर्टिलाइजर प्लांट तेलंगाना, नामरू फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट असम, ये तमाम जो हैं जो मोदी काल में बने, जो ये खाद हम किसानों को प्रोवाइड कर रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में यूरिया की कीमत 3000 रुपए से ज्यादा है, लेकिन मोदी सरकार उनको उसी रेट पर दे रही है। भले इंटरनेशनल लेवल पर दाम बढ़े, लेकिन दाम नहीं बढ़ने दिया उपसभापति महोदय। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी का स्कीम है एक विकसित भारत के लिए समृद्ध किसान, किसान समृद्ध हो। तो उसके लिए क्या किया कि तटीय क्षेत्रों में नारियल, चंदन, कोका, काजू, ये प्लांट आधारित जो प्लांट है इसको दिया गया है, इसको बढ़ावा दिया गया है। इसके लिए पर्वतीय क्षेत्रों में बादाम, अखरोट, पाइन नट, चिलगोजा, और इसी तरह तिलहन पर भी हमारे लिए जरूरी है, जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उसके लिए भी सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन, और यहाँ तक पाम ऑयल। पाम ऑयल हम केवल मलेशिया से इंपोर्ट करते हैं, लेकिन आज हम पाम ऑयल का भी जो है प्रोडक्शन कर रहे हैं। इसी तरह से हमारे मछुआरे भाई, समुद्र के अलावा जो फ्रेश वाटर फिश हैं, तो मोदी जी ने तो पहले ही उसकी आधारशिला तैयार कर दी थी, इसमें जो बना अमृत सरोवर, इतने अमृत सरोवर बन गए हैं सभापति महोदय कि उसमें मछली पालन हो रहा है और गरीब मछुआरे उससे लाभान्वित हो रहे हैं। पशुधन विकास हो रहा है, एग्रो फॉरेस्ट्री। मैं आसाम में अपनी कमेटी लेकर गया, वहां के मुख्यमंत्री, अभी वहां चुनाव हो रहा है, तो वहां पर मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया एग्रो फॉरेस्ट्री। तमाम प्लांट्स आप काट नहीं सकते, अरे वहां पहले बंबू तक नहीं काट सकते थे, तो वहां उन्होंने से किया कि आप लगाइए, अगर लगाइए, जिसका नाम पर अगरतल्ला है, उसका जो ऑयल है करीब 1 करोड़ रुपया लीटर बिकता है, तो वहां इत्र बनता है, तो वहां अगर लगाइए, शीशम लगाइए, बंबू लगाइए, और लगाइए और फसल की तरह से काट लीजिए, तो एग्रो फॉरेस्ट्री। इस तरह से और ग्रामीण का क्षेत्रों का जो विकास हुआ है, आज मैं खुद गांव का हूं, पक्की सड़कें हैं, पीएम सूर्य घर योजना से घर अब बिजली के ऊपर नहीं है, अपने खुद बिजली पैदा कर रहे हैं। कुसुम योजना से सोलर लाइट से हम अपना खेती का पानी चला रहे हैं। तो महोदय इस तरह से जहां दलितों को, गरीबों को, आदिवासियों को
मजबूत किया गया, वहीं पर किसानों को मजबूती के लिए बड़ी तेजी से काम चल रहा है। अब महोदय आता हूं, मैं क्योंकि एक पुलिस अधिकारी रहा हूं, अगर मैं गृह पर और डिफेंस पर नहीं बोलूंगा तो उचित नहीं होगा। अब मैं आता हूं गृह मंत्रालय। महोदय, इस साल कुल बजट दिया गया है 2,55,233.53 करोड़। ये दिया गया है, जिसमें सीआरपीएफ को 38,517 करोड़, बीएसएफ को 29,567.64 करोड़, सीआईएसएफ को 15,973.85 करोड़, आईटीबीपी को 11,324.08 करोड़, एसएसबी को 10,984.51 करोड़। महोदय, ये जो है क्योंकि आंतरिक सुरक्षा के लिए जरूरी था। महोदय, आंतरिक सुरक्षा नहीं होगी आप विकास नहीं कर सकते। क्या होता था टेररिज्म यूपीए सरकार में, धड़ाधड़ ब्लास्ट होते थे, ना राजधानी छूती थी, ना बॉम्बे छूती थी पूरा देश। नक्सलिज्म ने होस्टेज बना रखा था। महोदय, आज ये बजट दिए गए और उसके बाद नक्सलाइट एरिया में जहां हमारी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात थी, उनको दिया गया WAP, फील्ड आर्मर प्लेटफॉर्म। महोदय, वेपन दिए गए बढ़िया, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर दिए गए, AK सीरीज की राइफलें दी गई, X95 राइफलें दी गई, ड्रोन दिया गया, UBGL दिया गया। और वहां जो आज हमने नक्सलिज्म जो खत्म कर रहे हैं, 31 को खत्म हो जाएगा, क्या था ये प्लेटफॉर्म जो दिया गया, वो महोदय बुलेट प्रूफ है, उसमें ऊपर मीडियम मशीन गन है, बुलेट प्रूफ है, और जब चलती है फायर करती हुई 360 डिग्री, और बढ़ करके फिर हम अपना एडवांस पोस्ट बनाते हैं। और इस तरह से एडवांस पोस्ट जो कहाँ 3 दशकों तक कोई गया नहीं, आज उसको नक्सलाइट से फ्री कर लिया गया है। महोदय, सबसे बड़ा फायदा किसका हुआ है? आदिवासियों का, क्योंकि वो सड़क नहीं बनने देते थे, स्कूल डिमोलिश कर दिए गए थे, हाट बंद हो गए थे, पढ़ाई बंद हो गई थी। तो आज जो ये कार्रवाई होम डिपार्टमेंट की वजह से हुआ है, उसका श्रेय हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को जाता है, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। अब महोदय, मैं डिफेंस का बजट इस साल दिया गया है 7.85 लाख करोड़। ये 2026-27 में है, और ये जो पिछला बजट था 6.81 लाख करोड़ दिया गया था। इसमें DRDO को दिया गया है 29,000 करोड़। DRDO हमारी तमाम नए नए तरह के वेपन बना रही है। महोदय, अभी जो लड़ाई हो रही है सिंदूर में, हमने देख लिया सक्सेस, और अभी जो ईरान, इजराइल, अमेरिका में हो रहा है, ये कर रहा है कि शायद अब जो हमारा इन्फेंट्री का सोल्जर है, उसके बजाय क्या मिसाइल्स और ड्रोन्स। जब तक आपके पास आधुनिक आर्मामेंट नहीं होंगे, तब तक आप इस प्रकार की लड़ाई नहीं जीत सकते। और मैं मोदी जी सरकार का आभारी हूं कि हम अब AN-12, AN-32, IL-76, इन सब जो मिलिट्री कैरियर थे एयरफोर्स में, उस पर डिपेंड नहीं है। महोदय, अब हम C-295 खुद बना रहे हैं। बोइंग का जो है, जो मोदी जी के प्रयास से अब बड़ौदा में बन रहा है, और महोदय 2026 में पहला वो मॉडर्न C-295 आ जाएगा, जो इंडो चाइना बॉर्डर पर, तिब्बत बॉर्डर पर, छोटे छोटे उस पर एयरपोर्ट पर उतर सकता है। तो ये हमारी प्रगति है। इसमें हम एडवांस प्लेन बना रहे हैं। तेजस हमारी MiG-21 की जगह ले रहा है। महोदय, AMCA 5th जनरेशन प्लांट, किसी भी दिन देखेंगे आप कि माननीय मोदी जी जा रहे हैं, वो निकाले 5th जनरेशन प्लांट AMCA। तो आज हम दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। तेजस तो हमारे यहाँ शामिल हो चुका है। इसके अलावा मिसाइल अग्नि सीरीज के पूरा दुनिया कांपती है, और हमारी अग्नि 5 का डिक्लेयर्ड जो है वो करीब 5 से 8 हजार किलोमीटर रेंज है। लेकिन शायद कुछ और भी है जो कहना अभी फिलहाल उचित नहीं होगा। तो महोदय, पहले क्या था? अरे राइफलें नहीं हमारे पास थी। 1962 वार में क्या थी? सेकंड वर्ल्ड वार में लड़ी हुई 303 राइफल बोल्ट एक्शन। उसके बावजूद भी हमारे सैनिकों का मनोबल बहुत ऊंचा था। मेजर शैतान सिंह, परमवीर चक्र,
अकेले लड़ते लगते अपने 125 जवानों के साथ 3,000 चाइनीज को मार दिया, शहीद हुए। हम आज सैल्यूट करते हैं कांस्टेबल जसवंत सिंह रावत, उत्तराखंड के थे। वो अकेले लड़ रहे थे और वहां अरुणाचल की 3 बेटियां उनका साथ दे रही थी और अकेले उन्होंने करीब हजारों चाइनीज को मार दिया। लेकिन आप सोच लीजिए कि अगर हमारे पास वेपन अच्छे होते तो चाइना में हमारा हाल नहीं होता। जो ब्रिगेडियर जो उन्होंने बीएम कौल ने लिखा है हिमालयन बंडर, तो इसलिए लेफ्टिनेंट जनरल भी ये सब चीजें हैं आज जो हम महोदय, कोई भी देश आपकी तब सुनी जाती है जब आप मजबूत हों, आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से, अदरवाइज गरीब की कोई आवाज नहीं सुनता। आज भारत की आवाज सुन देती है क्योंकि हम सक्षम हैं आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से, नैतिक रूप से। और वो जो प्राप्त हुआ है माननीय मोदी जी के लीडरशिप में, तो महोदय आज मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।